होगा, देश में आर्थिक आज़ादी कैसे आएगी, इस विषय की चर्चा को लेकर के मैं दो शब्द रखने के लिए बुलाना चाहता हूं डॉक्टर सर्वेश पांडे जी को, जो DCSK PG कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हैं, हम सबके अभिभावक हैं और स्वदेशी जागरण मंच के हमारे क्षेत्रीय अधिकारी भी हैं। डॉक्टर सर्वेश पांडे जी। रोजगार एवं अर्थ सृजक सम्मान समारोह के आज के इस कार्यक्रम में हम लोगों के प्रेरणा स्रोत आदरणीय माननीय अजय जी, जिनका हम सम्मान करने जा रहे हैं, ऐसे हम लोगों के श्रेष्ठ आदरणीय श्री भवानी बाबू, रवि जी, मोहन जी, विनीत जी और स्वदेशी के हमारे कार्यकर्ता बंधु। ये जो पूरा का पूरा स्वदेशी स्वावलंबन अभियान है, आप सब जानते हैं कि हम लोग का एक बड़ा कार्यक्रम चल रहा है, जो दत्तोपंत ठेंगड़ी जन्म शताब्दी समारोह। उस कार्यक्रम में उसका उद्घाटन कार्यक्रम प्रत्येक जनपद में हुआ और उसी कार्यक्रम की कड़ी में बीच में आपने देखा कि एक बड़ी महामारी आई और इस महामारी ने हमारे ऊपर एक बड़ा संकट खड़ा कर दिया। वो संकट था अर्थ सृजकों का संकट। लगातार 3 महीने लॉकडाउन रहने के कारण से पूरी अर्थव्यवस्था गड़बड़ा गई और जो हमारा कामगार वर्ग था, जो कमाता था डेली और खाता था, उसका जीवन संकट में पड़ गया। यह जो कोरोना महामारी का विषय आया, यह जो चुनौती आई, इस चुनौती ने हमारे लिए अवसर भी दिया। हमारे लिए इस बात का अवसर दिया कि हम स्वदेशी को आधार बना सके। और आप सबने देखा कि इस कोरोना महामारी के दौर में पूरी दुनिया ने स्वदेशी की महत्ता को स्वीकार किया, उसको पहचाना। उसी कड़ी में स्वदेशी स्वावलंबन अभियान समिति का गठन हुआ और इसके तहत तमाम तरह के कार्यक्रम हमारे चले, डिजिटल हस्ताक्षर हुआ। और इस कोरोना महामारी में जो हमारे कामगार कार्य अवसर से वंचित हो गए थे, उनको कार्य अवसर देने का जिन महानुभावों ने समाज में काम किया, उनको सम्मान करने का निर्णय अखिल भारतीय स्तर पर हुआ। आप सभी जानते हैं स्वदेशी जागरण मंच एक मंच है और इसका काम है समाज को जागृत रखना, लोगों को संगठित करना और जो अर्थ क्षेत्र में तमाम लोग सक्रिय हैं उनको एक मंच देना जहां से विषय आगे बढ़ सके। और इस कोरोना महामारी के दौर में जिन हमारे अर्थ सृजकों ने अपने मेधा से, अपने समर्पण से, जब सबके रोजगार छिन गए थे, उस समय में किसी ने नया रोजगार भी खड़ा किया और नया रोजगार खड़ा करके बहुत सारे लोगों को कार्य का अवसर उपलब्ध कराए। ऐसे बहुत सारे हमारे उद्यमी जो पहले से काम कर रहे थे, कोरोना के इस दौर में लॉकडाउन होने के कारण सारा बिजनेस बंद हो गया था और जो हमारे कामगार वर्ग था, जो कारीगर वर्ग था, वो बेरोजगार हो गया था। तो उन्होंने ध्यान दिया, उनकी जीविका, उनकी जो न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति की। इस संकट के दौर में उन्होंने वेतन दिया और जैसे ही मौका मिला, इस महामारी के जो दिशा निर्देश थे उनका पालन करते हुए उन्होंने रोजगार सृजन का काम किया, अर्थ सृजन का काम किया। बंधुओं जानते हैं दोनों ही हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, अर्थ सृजन और रोजगार सृजन, क्योंकि पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था बिगड़ चुकी है, एक धराशायी हो चुकी थी। ऐसे में अर्थ सृजन करने से मिलता है और दूसरा जो रोजगार सृजन किया उसके कारण से भी लोगों को के सामने जो संकट खड़ा हुआ था उस संकट से उनको निजात मिली और आर्थिक गतिविधियां धीरे धीरे गति पकड़ने लगी है।
तो स्वदेशी जागरण मंच ने यह एक निर्णय लिया कि हम ऐसे अर्थ सृजकों का, ऐसे रोजगार सृजकों का हम सम्मान करेंगे, और उसी कड़ी में आज का यह कार्यक्रम है। तो मैं अपनी बात को बहुत लंबा न करते हुए, आज का हमारा मुख्य जो कार्यक्रम है उसमें अर्थ सृजकों का सम्मान है, और स्वदेशी स्वावलंबन जो बोली है उसको आगे लाना है। इसी के साथ अपनी बात को मैं यहीं विराम दूंगा। जय स्वदेशी, जय जय स्वदेशी, जय स्वदेशी, जय जय स्वदेशी। जब बाजार जाएंगे सामान स्वदेशी लाएंगे, जब बाजार जाएंगे सामान स्वदेशी लाएंगे। देसी गैया घर घर लाओ, बीपी शुगर दूर भगाओ, देसी गैया घर घर लाओ, बीपी शुगर दूर भगाओ। एक धक्का और दो, चीन का मुंह तोड़ दो, एक धक्का और दो, चीन का मुंह तोड़ दो। बस इसी के साथ मैं तुम्हारी विराम है। जय हिंद। अगले कार्यक्रम के रूप में मैं सम्मान कार्यक्रम है मऊ के अर्थ सृजकों का, जो पहले से भी इस कोरोना महामारी के काल के पहले से ही लोगों को रोजगार देते आए हैं, मजदूरों को काम देते आए हैं, और इस महामारी के काल में भी उन्होंने अपने मजदूरों का और उनके परिवारों का साथ नहीं छोड़ा। उनको इतने दिन के लिए ऐसा नहीं बोला कि नहीं आप 4 महीने के लिए बाहर जाओ, हमारा काम बंद हो गया है। मैं सम्मान करना चाहता हूं अपने मऊ के रोजगार सृजकों का, और इस कड़ी में सर्वप्रथम नाम है विनीत थारड़ जी का, जो बहुत दिनों से व्यवसायी हैं। बहुत दिनों से व्यवसायी हैं, जरी का काम है और बहुत सारे काम आप करते हैं, और अपनी मेहनत लगन से एक अच्छा व्यवसाय सृजन के लिए मऊ के अंदर उन्होंने खड़ा किया है। मैं चाहूँगा कि उनको सम्मानित किया जाए, और सम्मान के लिए मैं बुलाना चाहता हूँ विशाल पांडे जी को कि आएँ और विनीत थारड़ जी का सम्मान करें। जी उधर विशाल जी कैसे बनाते हैं? इसी सम्मान के क्रम में मोहन गुप्ता जी को मैं बुलाना चाहता हूं। एक मिनट परिचय दे दूं। आप करीब 50 साल हो गए होंगे आपकी मिठाई जलेबी की दुकान जो रौजे के मुख्य बाजार पर, और हमारे बाबा एक प्रोफेसर थे छत्तीसगढ़ में, जब आते थे, और दोनों भाई हमारे बड़े बाबा और छोटे बाबा आपके दुकान पर जलेबी खाने वो लोग जरूर अवश्य जाते थे। और तब से लेकर आज तक वह दुकान यूं ही प्रतिष्ठित है कि वहां पर जलेबी या जो भी है, अब तो और भी दुकानें आपने खोल रखी हैं और लोगों को रोजगार भी देते हैं, और आपने कहीं नौकरी न करते हुए पूरा परिवार, मुझे लगता है कि इस अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी, कोई एमए है, कोई एमएससी है, कोई बीएड है, अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात भी अपने स्व व्यवसाय में लगे हैं, और सारे मऊ का मुंह मीठा कराने का काम आप लोग करते हैं। ऐसे व्यवसायी श्री मोहन गुप्ता जी को मैं चाहता हूं आप आए, और इसके लिए मैं अपने पुराने कार्यकर्ता राजकुमार यादव जी से अनुरोध करूंगा कि आप आए और इनको अंग वस्त्रम देकर सम्मान करें। की वो नहीं बताया आपने जी, वो ये बताएंगे अपने वर्णन, वो नहीं है तो इनको खुद बताना है पूरी बात। आज यही सुनेगा सवाल। इधर देखिए। नहीं, लेकिन प्रसिद्ध आज भी जलेबी ही है। अगले क्रम में एक रवि वर्धमान जी व्यवसायी हैं, बहुत पूर्व से बहुत सारे व्यवसाय करते आ रहे हैं, लेकिन इस महामारी के काल में, कोरोना महामारी के काल में ही उन्होंने एक व्यवसाय प्रतिष्ठापित किया। मार्च के महीने में
जब कोरोना शुरू हो रहा था, जब लोग टूट रहे थे, लोग मजदूरों को अपने मिलों से बाहर कर रहे थे, तो ये मजदूरों को अपने चौखट बनाने के लिए अपने मिलों में बुला रहे थे कि पंकज जी 2-4 दे दीजिए हमको, हमारा काम शुरू होने वाला है। और यही नसोपुर में हमारे ही गांव के पास इन्होंने चौखट बनाने का नया काम शुरू। इस मजदूर और उनके परिवार को आप भोजन और पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। ऐसे रवि बर्नवाल जी को बुलाना चाहेंगे और इनके लिए डॉक्टर प्रशांत पांडे को बुलाना चाहेंगे कि आप आएँ और रवि बर्नवाल जी का अंग वस्त्रम और करके स्वागत करें। गले में नहीं आ रही, गले में नहीं आ जाएगी बट थोड़ा चलिए अगला। अगले क्रम में श्री भवानी शंकर थरट जी, एक ऐसा नाम जिसको मऊ के सभी लोग जानते होंगे और मऊ से बाहर, मऊ ही नहीं मऊ से बाहर के भी बहुत सारे लोग जरी के उद्योग में अपना इन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया है, अन्य व्यवसायों में भी। और सबसे बड़ी बात, समाज सेवा के क्षेत्र में कोई भी चला जाए उसकी मदद के लिए हमेशा तत्पर रहे हैं। ऐसे महानुभाव को मैं बुलाना चाहता हूं सम्मान के लिए, और इनके सम्मान के लिए मैं मुकेश नाथ तिवारी जी, अपने जो कार्यकर्ता हैं, उनको चाहता हूं कि आएं और अंगवस्त्रम और माला पहना करके आदरणीय का स्वागत करें। तो क्रम से अब मैं इस क्रम में जो अपने रोजगार सृजक हैं उनका स्वतः का अनुभव क्या है, व्यवसाय कैसे शुरू किया, एक बहुत ही कम शब्दों में अपनी बात रखेंगे और इस कोरोना महामारी के काल में उन्होंने क्या किया और आगे उनका ध्येय क्या है स्वदेशी स्वावलंबन के विषय को लेकर के अपनी बातों को रखेंगे। और सबसे पहले मैं विनीत थरट जी से चाहूँगा कि आप आएँ और कम समय में अपनी बातों को। मैं विनीत कुमार थरट, मैंने टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी से ग्रेजुएशन किया है, इंजीनियरिंग किया। 93 में मैं मऊ आया पढ़ाई पूरी करके, और उसके बाद ही तुरंत हमने 2-3 महीने के अंदर प्लानिंग करके जरी की यूनिट लगाया। उस समय मऊ की साड़ियों में जरी शुरुआत हो चुकी थी लगना, जो कि सूरत से आती थी। उसको हम लोगों ने यहीं पर मैन्युफैक्चरिंग मशीन लगा के प्रोडक्शन शुरू किया और आज भी वही काम है। उस समय पहले वीविंग के लिए ज़्यादा यूज़ होती थी, धीरे धीरे बाद में 2004-05 के आसपास मऊ और सराउंडिंग में भी खासकर पूरे देश में एम्ब्रॉयडरी की मशीनें लगनी शुरू हो गई। उसके लिए फिर हमने 2007 में प्लानिंग करके एम्ब्रॉयडरी के लिए जरी बनानी शुरू कर दी और आज काफ़ी फेमस है। और साउथ इंडिया को अगर छोड़ दें तो बाकी लगभग 70% इंडिया में हम लोग का माल सप्लाई होता है। एक बात मैं कहना चाहूँगा कि सन 1992-93 के आसपास जो गेट समझौता हुआ, जो कि पूरे वर्ल्ड ने उसमें पार्टिसिपेट किया और सबने उसमें साइन किया, उसके बाद से लघु उद्योग के लिए जो आरक्षित आइटम थे, करीब 1500-1600 आइटम थे, उसको धीरे धीरे रिड्यूस करते हुए आज 70-80 आइटम केवल रह गए हैं, जो कि लघु उद्योग की श्रेणी में ही हैं। उसको बड़े उद्योग नहीं बना सकते। ये गवर्नमेंट की जो पॉलिसी काफ़ी चेंज हुई है, इससे लघु उद्योग को बहुत ज़्यादा मार पड़ी है। अब ऐसे ऐसे उद्योग जो कि लघु उद्योग के लिए आरक्षित थे और वो बड़े उद्योग उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे,
और उससे समस्या क्या आई है, बड़े उद्योग नई टेक्नोलॉजी की मशीनें लगा करके पूंजी ज़्यादा यूज़ करके और सस्ता आइटम बना सकते हैं। इसके लिए उन्होंने जो है बड़े उद्योग के लिए भी उसके द्वार खोल दिए। इससे लघु उद्योग को एक समस्या हो गई कि अब उनके लिए जो थोड़ा सा भी कॉस्ट उनकी बढ़ती ही बढ़ती है, वो ज़्यादा पूंजी इस्तेमाल नहीं कर सकते इंडस्ट्री में। तो अब उनके सामने वो टिक नहीं सकते। धीरे धीरे लघु उद्योग समझे मरणासन की स्थिति में आए। कई बार मंत्रियों वगैरह से इस पर चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कि हमें टैक्स तो जो है बड़े उद्योग देते हैं, छोटे उद्योग क्या देते हैं, इसलिए हमें तो भाई टैक्स लेने के लिए बड़े उद्योग के लिए दरवाजे खोलने ही पड़ेंगे। तो ये अब इस जो चाइना से जो इस समय माल आना बंद कर रहे हैं, जो भी उनसे समझौते हैं उसको ख़त्म कर रहे हैं, उस दौर में हम ये चाहेंगे कि सरकार तक ये बात पहुँचे कि लघु उद्योग के लिए काफ़ी कुछ रिजर्व किया जाए, जिससे कि रोजगार सृजन ज़्यादातर लघु उद्योग में ही होता है। बड़े उद्योग रोजगार को कट करते हैं, वो देते नहीं हैं। वो आधुनिक मशीनें लगाकर और कम एम्प्लॉय में ही काम चला लेते हैं। और अगर जो पॉपुलेशन अपने इंडिया की है और इनको अगर रोज़गार चाहिए तो लघु उद्योग को थोड़ा बढ़ावा देना अति आवश्यक है। उसके लिए चाहिए ये बात अगर सरकार तक पहुँचे, जिससे कि वापस और 1500-1600 नहीं तो कम से कम 800-900 आइटम जो है रिजर्व वापस करें लघु उद्योग के लिए, जिससे कि लोगों को रोज़गार मिल सके। धन्यवाद। अगले क्रम में मैं मोहन गुप्ता जी से अनुरोध करना चाहूँगा कि अपने व्यवसाय के अनुभवों को साझा करें। मैं मोहन कुमार गुप्ता 1993 में BA करने के बाद और लॉ करने के बाद कि अपने पिताजी का ही व्यवसाय को आगे बढ़ा रहा था और धीरे धीरे उन्हीं के व्यवसाय को आगे बढ़ाता रहा। कोरोना में कुछ अनुभव, कितने लोगों को काम दे रखा है आपने? कोरोना काल इससे में सर 14-15 लोग हैं हमारे पास। कोरोना के काल में भी काम कर रहे थे? नहीं, उस समय तो मान लीजिए बंद ही था। अभी इस समय सब लोग आ गए हैं, सबको देखते सर बुलानी है 15 लोग। 15 लोग। कोरोना से पहले जब शुरू हो गया था, हाँ, उसी के हाँ वही नवरात्र में हमारा शुरू हुआ था। हाँ, दूसरा बिजनेस किस चीज का? मिठाई का ही। उसमें आपने 15 लोगों को काम दे रखा। जी, बहुत सुंदर, अभिनंदन है आपको। अगला नाम है रवि वर्णवाल जी का। जैसा कि मैंने बताया कि जब यह पूरा देश की कंपनियां बंद हो रही थी, लोग मजदूर भाग रहे थे अपने घरों की तरफ, उस समय इन्होंने मजदूरों को अपनी फैक्ट्री पर बुलाया काम देने के लिए कि आप आइए और हमारे यहाँ काम करें। ऐसे और उस काल के अनुभव को भी साझा करना चाहता हूँ। बताएंगे आप कि क्यों आपको यही लगा कि नहीं इसी समय हमें यह कार्य प्रारंभ करना चाहिए। ऐसा अनुभव क्या है आपका, मैं चाहता हूँ रवि वर्णवाल। डॉक्टर सर्वेश पांडे जी, अजय जी, हमारे अभिभावक भरत जी। अभी भैया बता रहे थे कि 93 में आप आए, संयोगवश 92 में मैं मऊ से चला गया पढ़ाई के लिए। मेरी स्कूलिंग सैनिक स्कूल से हुई है और 92 के बाद 2014 तक मैं बाहरी पढ़ाई भी बाहर ही हुई, सर्विस भी बाहर ही हुई। संयोग बस सारे कंपनियां जो मुझे मिली जिनमें मैंने कार्य किया वो सब स्वदेशी ही थी। सारे मतलब कि इंडियन मैन्युफैक्चरर्स थे और ईश्वर की कृपा काफ़ी रही। हम काफ़ी सीनियर लेवल पे काम करते थे। अचानक दिमाग में कभी ऐसा आया कि यार दूसरे के लिए काम कर रहे हैं, अपना क्यों नहीं किया जाए। 15 में शुरुआत में ही मैं चला आया। हमारा पुश्तैनी काम जो है वो केरोसिन का काम है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का। दूधनाथ विनोद प्रकाश जो आप लोगों ने पेट्रोल पंप देखा होगा फाटक के पास, वो अपने परिवार में है, उसी परिवार से जुड़ा हूँ। तो फैमिली बिजनेस शुरू किया। फिर कुछ दिन बाद समझ में आया कि नहीं कुछ और अलग से करें, पिताजी तो कर ही रहे हैं उसको, हम कुछ और देखें। तो फिर एजेंसी लाइन में घुसे, लेकिन एक ध्येय बनाया कि जो स्वदेशी ही होनी चाहिए। मैं गोदरेज का काम करता हूँ, एक जिक नाम से पाउडर आता है उसका काम करता हूँ। हिंदुस्तान लीवर का मेरे पास ऑफर आया था, लेकिन बस उसको सिर्फ स्वदेशी न होने की वजह से ही उसको मना किया।
चौखट का काम सच पूछिए तो मऊ में या इस पूरे इलाके में जो शुरू किया गया है वो चाचा जी के द्वारा ही किया गया था और ब्रांड है, मतलब अब काफ़ी चलते हैं, प्रचलित है। क्वालिटी एक इशू रहता है। तो ये चौखट के बारे में सोचा गया, हम लोगों ने सोच रहे थे, पिछले साल ही लगभग सोच रहे थे कि इसको शुरू किया जाए, लेकिन कुछ कारणों से नहीं कर पा रहे थे। फिर जनवरी का प्लान किया गया कि इस जनवरी में शुरू करेंगे, कुछ और कारणों से फिर रुक गया। फिर जब ये लॉकडाउन का सिलसिला शुरू हुआ, पंकज थोड़े से बता रहे थे कि एकदम लॉकडाउन में शुरू किया, एकदम हकीकत यही है कि लॉकडाउन में ही शुरू हुआ। 8 मई को इसका उद्घाटन हुआ है। 8 मई से हम लोगों ने इसका काम करना शुरू किया। हालांकि उसके पहले प्रोसेस सारे चालू थे, लेकिन जो एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ वो 8 मई को शुरू हुआ। 8 मई के कुछ दिन पहले अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो बाहर से मजदूरों का पलायन काफ़ी तेजी से हुआ है, और जो लोग आने वाले थे बाहर से उसमें अधिकतर लोग राजगीर कैटेगरी वाले थे, और हमारा जो काम है चौखट का वो राजगीर से। तो उस समय जितने भी हमारे खास मित्र थे, जैसे रवि जी हैं, ये आप भी कि भाई आप तो लेबर लीजिए, हम इसको शुरू करते हैं, उनका भी भला होगा, हमारा भी भला होगा। तो यही प्लानिंग बनी और उसी लॉकडाउन में ये काम शुरू किया गया। आज ऊपर वाले की कृपा से अच्छा चल रहा है, अच्छा चलेगा, यही कहना था। कितने लोगों को रोजगार दे रहा है? लगभग 25 लोग हैं हमारे। इस कोरोना में कितने बढ़े हैं? कोरोना में ही शुरू हुए हैं। वाह, 25 नए लोगों का। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। कार्यक्रम के अगले क्रम में ये जो स्वदेशी स्वावलंबन अभियान का विषय मऊ जनपद के अंदर चलने वाला है, उसके लिए एक टोली की घोषणा की गई है, जो गांव-गांव नगर क्षेत्र में जाएंगे और स्वदेशी स्वावलंबन के विषय को लोगों के बीच में रखेंगे, उनको बताएंगे अपने कार्यकर्ताओं के साथ। अगले क्रम में अब आप समापन बोल दीजिए, ठीक है? अच्छा हो गया, आप विषय समापन आप बोल रहे हैं, ठीक है? अब अगले क्रम में मैं बुलाना चाहूँगा, किसी नाम के मोहताज नहीं हैं, श्री भवानी शंकर थरड़ जी, व्यवसाय के पितामह और समाजसेवी, मऊ में एक अच्छे समाजसेवी के रूप में जिनकी गिनती की जाती है, अपने व्यवसाय के अनुभवों को साझा करेंगे और कोरोना महामारी के इस काल में कैसे व्यवसाय का सृजन हो, आगे कैसे यह स्वदेशी स्वावलंबन अभियान अपने पूर्णता को प्राप्त करेगा, इसके विषय में अपनी बातों को रखेंगे। मेरा तो जीवन ही जब से मैंने होश संभाला थोड़ा सा, लगभग 17 वर्ष की उम्र से ही मैं तो उद्योग में आ गया। पूरा पढ़ भी नहीं पाया था, बीएससी कर रहा था, बीएससी बीच में छोड़ कर गई और इस उद्योग किया 1900। आज के 60 वर्ष से मैं उद्योग, मेरी नींव कही है उद्योग से शुरू हुई है, और उस वक़्त यहाँ पर केवल हैंडलूम ही थी, यहाँ पर कोई और दूसरा कोई उद्योग नहीं था। और कुछ लोग से जुड़े हुए यहाँ पर जिसको खड्डी कहते थे, हैंडलूम, वही यहाँ पर थी, और करीब 25 कलकत्ते से आकर के यहाँ व्यवसाय शुरू किया, पावरलूम लगाई कि लोगों को पावरलूम की जानकारी देंगे और देख करके इसको आगे बढ़ाएंगे। फिर उस समय कष्ट बहुत हुआ, परेशानियाँ बहुत आई, नई चीज़ थी, नया जानकारियाँ देनी थी लोगों को, कोई उसके टेक्नोलॉजी यहाँ उपलब्ध नहीं थी, मिस्त्री उपलब्ध नहीं थे,
केवल कानपुर में उपलब्ध थे, तो कानपुर से जा जाके सामान लाना, मिस्त्री लाना चालू करना। फिर भी धीरे धीरे संघर्ष करते करते सफलता मिली। मेरे चचेरे भाई अर्जुन लाल जी अग्रज थे, उन्होंने ही व्यवस्था, और हम लोग धीरे धीरे खूब इसके अंदर आगे बढ़े। और वो इतना आगे बढ़ाया कि पूरे मऊ के अंदर हैंडलूम खत्म हो गई, पावरलूम। और आज केवल हैंडलूम यहाँ नमूना भी देखने जाएंगे तो बड़ी मुश्किल से कहीं किसी के घर में कोई पूरा खोजने पर किसी कहीं मिल गया। पूरे मऊ के अंदर पावरलूम हो गया। और पावरलूम की इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा सफल हुई थी कि घर घर के अंदर करीब 60,000 पावरलूम यहाँ पर हो गई थी। और लोगों को कहीं फुर्सत नहीं थी एक मिनट की। साइजिंग मशीनें लग गई, कैलेंडर मशीनें लग गई, और विभिन्न प्रकार की इंडस्ट्री धीरे धीरे आगे। जो सूते कटाई मिलेगी उसी पावरलूम को फीड करने के लिए, उनकी जो धागा उपलब्ध कराने के लिए 2 मिलियन लगी। इस तरह लोगों का बड़ा आगे डेवलपमेंट हुआ। उसके बाद धीरे धीरे ऐसा समय आया कि वो उद्योग एकदम बिल्कुल ठप। उद्योग उस वक्त कोड़ा कपड़ा बनता था, जो मार्किंग की शौकत साड़ियाँ बनाते थे। डेवलपमेंट आया देश के अंदर, तो साड़ियाँ लोगों ने वो कोई पहननी बंद कर दी। औरतों ने, मर्दों ने भी वो पैंट और तो लिहाजा एकदम चेंज हो गया। अब वो एकदम पावर, तो उसकी वजह साड़ियाँ बनने लगी पॉलिस्टर की, और दूसरी फैंसी साड़ियाँ धीरे धीरे। उस वक्त फिर चेंज करके हम लोगों ने अपना डेवलप की करके वहाँ लुंगी बनाना शुरू किया। उसकी लुंगी के अंदर वो फिनिशिंग का रोल का, फिनिशिंग का प्लांट, छोटा सा प्लांट लगाया, पर तो छोटे से प्लांट में ये फिनिश एकदम मिलों वाली फिनिश देकर देखा कि और डेवलप साड़ियों में जरी का काम हुआ। तो धीरे धीरे आते आते कारखाने लगाए, तो जरी कारखाने लगाए, जरी का खूब डेवलपमेंट हुआ। 1992-93 में राजस्थान का राउंड लगा रहा था, वहाँ देखा उस वक्त जब रेलवे से चल रहा था, तो रेलवे में जो स्लीपर लकड़ी के थे निकल करके, जब इसके ऊपर रेल चल सकती है तो अपन लोग चौखट भी तो इसकी बना सकते हैं, चौखट भी बन सकती है। तो क्या, तो राजस्थान गया तो वहाँ कुम्हार लोग इसकी चौखट सीमेंट की बनाते थे। टेक्नोलॉजी लेके आया, जानकारी लेके आया। 1991-92 के अंदर मैंने शुरू किया, परंतु जो चीज़ बनी वो फुल प्रूफ नहीं हो रही थी। के अंदर नहीं थी, जो लगाने में परेशानी आ रही थी, टेक्नोलॉजी बढ़िया नहीं आ रही थी। डेवलप करते करते मेरे को 1999 के अंदर आखिर में जाकर के मैंने उसको एकदम परफेक्ट लिया। एकदम लगाने में, यूज करने में दिक्कत नहीं, ये सब तरह से परफेक्ट हो गया। तो मैंने बच्चों से कहा, मैंने कहा इसको जो है तो कॉमर्शियल प्रोडक्शन शुरू करो। 1999 में हमने, मेरा जो दिल्ली से बड़ा वाला लड़का है उसको कहा मैंने उसको कॉमर्शियल प्रोडक्शन शुरू करो, तो उसने शुरू किया। आज 20 वर्ष हो गया, मेरे 2 कारखाने चल रहे हैं। और मऊ के अंदर नहीं करते इतना ज़्यादा अच्छा प्रोडक्शन, क्वालिटी प्रोडक्शन है कि आस पास के 15 एकदम देखा धीरे धीरे 50 इंडस्ट्रियाँ उसके अंदर जो मेरे यहाँ सीख के गए लोगों ने हासिल की, उस फिक्र के धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। और आज 50 कारखाने और लग गए, हमें बड़ी खुशी होती है। और कम से कम भी मेरे जरी के और सब कारखाने मिला के 300-350 काम करते हैं डायरेक्ट। इसके अलावा इनडायरेक्ट तो बहुत है, पूरे इंडिया भर में हम लोगों का प्रोडक्शन जाता है। और चौखट तो 14-15 जिलों में जाती है। थोड़ा सा आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ यूपी भी जाता है, किंतु वो बहुत कम जाता है क्योंकि वो टैक्स का कुछ लकड़ी जाता है। हैंडलिंग क्योंकि ट्रांसपोर्ट एक भारी आइटम है, इसलिए वो उसके अंदर लोग नहीं हो। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि दूसरे स्टेट में अपने कोलाबोरेशन में और इंडस्ट्रियाँ वहाँ लगवाते हैं। तो तैयार होते हैं, तो हम तकनीक तैयार है, देंगे पूरा उनको नो हाउ देंगे, तो हेल्प करेंगे तैयार हो।
और इंडस्ट्रियाँ तो समझ लो मेरे कोई जो जो ड्यूटी पिलाई वाली वो चीज़ है, तो मेरे लिए वो कोई इंडस्ट्री नई चीज़ नहीं लगती। कोई भी इंडस्ट्री आती है तो हम तुरंत उसके अंदर सक्रिय हो जाते हैं और आगे लोगों को जान कर देते हैं इसके अंदर ऐसा कर लो, काम आगे बढ़ जाएगा। अपन लोगों को स्वदेशी के अंदर जो इस वक्त मोदी जी कह रहे हैं वो सब स्वदेशी, उन्होंने जो 3 दिन 5 दिन से जो नारा लगा रखा है कि गंदगी भारत छोड़ो, ये गंदगी वाले के अंदर अपन लोग जरा सा सहयोग कर दें, अपन लोग चले एक दफ़ा कि अपन लोग शहर में बड़े बड़े जो गंदगी के सेंटर्स हैं उसके तरफ तुरंत ये कैसे सही हो, तुरंत डीएम को साथ में बातचीत करके मीटिंग करके ईओ को चेयरमैन म्यूनसिपल लेवल बुला करके उनके आदमी को लगे तुरंत साफ करो, सही करो। हम लोगों की सफाई साफ सफाई हम लोग उसके अंदर परेशानी क्या आ रही है उनकी वो देखें। प्लास्टिक की सबसे बड़ी परेशानी आज मोदी जी है कि सिंगल यूज प्लास्टिक आज देश के अंदर सबसे बड़ा परेशान कर रहा है, अभी तक उसका कोई सोल्यूशन नहीं मिला। हम लोग मोदी जी को भेजा पत्र, उन्होंने उठा करके यहाँ के नगर विकास मंत्री को भेज दिया। विकास मंत्री से मिलने, कोरोना में कौन जाए नगर विकास मंत्री से मिलने, अब वो वहाँ जाएंगे तो नगर विकास मंत्री जो कितना नहीं देगा कोई कह नहीं सकते। इसको प्लास्टिक को एक बहुत ही उपयोगी और मूल्यवान वस्तु में कन्वर्ट किया जा सकता है। देश को इस प्लास्टिक से हम करीब 5 लाख करोड़ रुपया का तेल उनको, डीजल उनको दे देंगे। पूरे देश के अंदर 5 लाख करोड़ रुपये का हर साल उनको दिया जाएगा। करीब 8 से 10 लाख आदमी रोज देंगे और 400-500 इंडस्ट्रियाँ उसमें लगी जाएगी। और ये जो फालतू और गवर्नमेंट लगाना पड़ेगा, बिना कोई गवर्नमेंट के बजट के ये काम हो जाएगा, बस शर्तें की थोड़ी सी हेल्प कर दे। इस तरह की ये इंडस्ट्रियाँ जो लगाए उनको जीएसटी से मुक्त कर दे। ये कूड़ा इकट्ठा करेंगे और करके लाएंगे, उसको निकालेंगे, निपटाएंगे, उसको जीएसटी के उलझन में ना डालें। और थोड़ा सा अट्रैक्शन बनाने के लिए 10 वर्ष तक इन कारखानों को इनकम टैक्स से मुक्त कर दें। तो इनकम टैक्स से मुक्त वाला जो अट्रैक्शन इतना लगेगा, लाइन लग जाएगी कारखाना लगाने की। गवर्नमेंट को एक पैसा भी बजट नहीं देना पड़ेगा, बिना बजट के लाखों कई लाख करोड़ रुपये का, कई लाख रुपये का उनको डीजल मिल जाएगा फ्री। जो इंपोर्ट हो रहा है वो इंपोर्ट कम हो जाएगा। 5 लाख आदमी काम पर लग जाएंगे जिनको गवर्नमेंट को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, अपने आप उसके अंदर लग जाएंगे। इस तरह के आदमी, वो आदमी काम नहीं दे रखा, आपने चिंता ही नहीं की उस तरह के जो कूड़ा बीनते हैं, जो कूड़ा बीन के अपने उनके आदमियों के विषय में आज तक किसी ने सोचा ही नहीं कि इनको कोई काम दे तो कैसे दे, इनकी आजीविका कैसे चले। उन आदमियों को 300 से 400 रुपया व्यवस्था दे देंगे, उनको उसके अंदर आईडी कार्ड देंगे, उनको बैग देंगे, वो दे करके उनको व्यवस्था दी जाएगी कि तुम घर घर जाओ और जाकर बटोर के लेते आओ। कोई भी कूड़े में ना फेंके प्लास्टिक। घरों के अंदर सब जगह घरों में तैयार टंगा रहेगा, प्लास्टिक संग्रह बैग उसका नाम लिखा रहेगा। तो जो भी घर वाले हैं उसके अंदर कूड़े में ना फेंक करके और ये जो कलेक्टर जो कलेक्शन वाले है गंदगी से ला करके साफ सुथरे हिसाब में इकट्ठा करके इस प्लास्टिक से 60% डीजल निकलता है। 60% इसको कन्वर्ट कर देंगे डीजल में, कन्वर्ट डीजल हो जाएगा। बाकी जो वेस्ट निकलेगा कार्बन है वो 1% भी कोई बाहर के अंदर पोल्यूशन हो, पोल्यूशन फ्री है। जो भी उसके अंदर गैस निकलेगी वो दोबारा जाएगी, भट्टी में जाके जल जाएगी। उस भट्टी के अंदर लकड़ी का काम करेंगे, उसके अंदर कोयला अलग से आप ईंधन नहीं लगाना पड़ेगा, ऑटोमेटिक प्लांट काम हो जाएगा। जो कूड़ा म्यूनसिपैलिटी आज उठाती है 40% उसमें केवल प्लास्टिक होता है। आप जब कूड़ा उठा ट्रैक्टर को भरा जाता है ट्राली पर, देखेंगे लगभग 40% मात्रा केवल प्लास्टिक की है। वाले को उसके अंदर इतनी अपने कूड़े के अंदर 40% वॉल्यूम कम हो जाएगा।
लिहाजा उनको म्यूनसिपलिटी को इसमें मुख्य ध्यान देने की चीज मिलेगी। वो कलेक्शन कराने लोगों को ट्रेनिंग होते होते किसी भी तरह का प्लास्टिक हो सब उसमें डालते ही तेल निकल जाएगा। कुछ आइटम प्लास्टिक निकलता है, वो आइटम को गला कर दी जाएगी, इंटरलॉकिंग टाइल उसकी बन जाती है। जो सीमेंट की टाइल इसकी लाइफ है 4 वर्ष 5 वर्ष 6 वर्ष में सब टूट जाती है, वो लाइफ कम से कम 20 वर्ष 25 वर्ष तक चलेगी, वो टाइल टूटेगी नहीं। प्लास्टिक की टाइल ठोस और मजबूत होगी और बड़ी सुंदर भी होगी देखने के अंदर। वो कन्वर्ट इंडस्ट्री उसके अंदर लग जाएगी, लोग आराम और वो चाइना ही ज्यादा उसकी समय सस्ती। इंडिया वालों ने कोशिश किया जो चाइना से जो 60 लाख 70 लाख में प्लांट आ रहा है, तो इंडिया में मैंने कोशिश किया 2-3 जगह बनाने वाले, किसी ने कहा मेरे 4 करोड़ का है, किसी ने कहा 7 करोड़ का है। अब वही जो 60 लाख रुपए का प्लांट 6 करोड़ 8 करोड़ के अंदर खरीदने में बड़ी परेशानी हो रही है। एक दफा 2-3-4 प्लांट वहां से आ जाएंगे, आकर के उसके अंदर वो नकल करना तो इंडिया में कोई बड़ी बात आगे हो जाएगी। इसी तरह का काम हो रहा है अपने भारतवर्ष में। वो हो रहा है टायर का, प्लास्टिक का तेल में निकाल करके जो टायर हैं उनको तेल के अंदर थोड़ा सा मॉडिफाई करके प्लास्टिक काम हो जाता है, कोई उसमें अलग नहीं है। परंतु वो क्योंकि वो बड़े एग्जॉट वेव के अंदर बहुत ही के हिसाब में और लापरवाही के हिसाब से हो रहा है, वाला अपन लोग थोड़ा सा मॉडिफाई करके सही कर लेंगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। इसी तरह से एक प्लांट की जानकारी और मैं आपको देना चाहता हूँ। अभी मैंने था मोदी जी को भेजा था कि कोरोना के अंदर सही ढंग से अपन लोगों को नहीं मिल पाई है और मैं भारतवर्ष को इतना बड़ा भारी तोहफा दे रखा है, उस तोहफा को अपन लोग एकदम इग्नोर करके एकदम कूड़े की तरह से समझ के फेंक रखे हैं, जो ध्यान ही नहीं दे रहे, सोच रहे तो कूड़ा है। जैसे खेती या किसान को ईश्वर आकर के एक झोला भर करके हीरा का झोला दे दे, मैंने इसको मारा कर दिया, उसको पता नहीं है तो वो घर में पड़ा है, बच्चे आते हैं खेल रहे हैं, कंचा खेल रहे हैं और खेल करके उसको एंजॉय कर रहे हैं, इसको पता नहीं है हीरा उधर से गुजरता तो वो देख लेता है कि बच्चे ये कहाँ से हीरा कहाँ से है, धीरे धीरे उसे घर पहुँचता है, मेरे बाबा ये हमको दे दो, तुमको कितना पैसा 1 लाख रुपये दे दूंगा, वो कहता क्या काम आएगा, नहीं मेरे को दे दो, और वो ले जाता करोड़पति बन जाता है। इस तरह से अपन लोगों को गिफ्ट दे रखी है, अपन लोग नहीं ध्यान दे रहे और एकदम इग्नोर हो रहे हैं। यदि उसके ऊपर ध्यान दें तो आज आप लोग लाखों करोड़ रुपया, लाख 1 लाख 2 लाख 5 लाख कितना जो जैसे सऊदी अरब कंट्री जल को अपन लोगों ने पहचाना नहीं है, भूल गए इसको क्या है। एंटीवायरल और एंटी बैक्टीरियल इसके अंदर गुण है, उस गुण को सही ढंग से जानकारी करने उस गुणों को कैसे अपन लोग यूज करेंगे, कैसे उपयोग जिससे कि यह काम में आवे। मैंने पत्र दिया था प्रधानमंत्री ने समाचार दिया कि हाँ डिपार्टमेंट को भेजिए, डिपार्टमेंट ने खबर दी कि चूंकि इसके ऊपर कोई तथ्यात्मक रिसर्च अभी तक हुई नहीं है, लिहाजा हम इस पर कुछ नहीं कर सकते, लेकर के उन्होंने किनारे कर दिया। अरे मैंने कहा श्रीमान जी तथ्यात्मक तो रिसर्च है, अरे लेबोरेटरी लगा दीजिए उसके अंदर और उसके अंदर रिसर्च में लगा दीजिए कि क्या चीज़ है, इस गुण को कैसे काम मिले हमें। नहीं तो कोरोना का जो ट्रीटमेंट हो रहा है उस हॉस्पिटल में एक वार्ड ऐसा बना दीजिए कि उस आदमियों को दवा आप देती रहे, अंग्रेजी दवा दीजिए, जो सादा पानी पिला रहे हैं उसकी जगह गंगा जल पिलाइए, खाना उनका बन रहा हो गंगा जल से बना दीजिए, संभव हो तो उनके नहाने के लिए भी गंगा जल दे दीजिए, उनका हाथ धोने के लिए गंगा जल दे दीजिए, उसका रिजल्ट देख लीजिए। 15 दिन 20 दिन 25 दिन तक वो ट्रीटमेंट करते रहिए। दूसरे जो सादा ट्रीटमेंट कर रहे हैं दूसरे सेक्शन वार्ड में
उसके लोगों का ट्रीटमेंट कितने दिन में सफल हो रहा है, और इनमें कितने दिन में सफल होता है, दोनों का रिजल्ट देखते जाइए। और 1 महीना, 1.5 महीने, 2 महीने में रिजल्ट आने लग जाएगा। यदि समय पता लगे कि उसका 20 दिन लगे तो इसका 15 दिन में या 10 दिन में क्योर होता है, तो वहीं आपको रिजल्ट मिल जाएगा। इतनी से तो खाली करना है। उन्होंने समझा दूसरी चीज हमारे जो पत्र से कि हम केवल उसके जो कोरोना का ट्रीटमेंट केवल गंगाजल तो करना नहीं चाहिए, कि वो तो फिर आगे रिसर्च की जरूरत है। इसको किस ढंग से यूज करें, किस तरह से ट्रीटमेंट देवें, इंजेक्शन देवें कि उनका और कोई दवा दें कि क्या दें। परंतु ये जो पथ्य के रूप में गंगाजल को यूज करें, इस तरह भरत झुंझुनवाला का एक लेख आता रहता है जागरण में बराबर। वो इकोनॉमी के अच्छे प्रोफेसर हैं, फॉरेन में थे, इंडिया में इस वक्त हैं। वो वहीं पर श्रीनगर में जो गढ़वाल जो ऊपर जाने का रास्ता है अपने उत्तरकाशी में, रास्ते में श्रीनगर पड़ता, वहाँ उन्होंने घर बनाई, वहीं रहे। उनका कल पत्र है मेरे पास में कि गंगाजल के ऊपर हमने बहुत कोशिश किया, 2 महीने से बार बार पत्र लिख रहे हैं। उनका यही जवाब उनका आया कि उन्होंने भेज दिया डिपार्टमेंट ने कह दिया कि इस पर क्योंकि आज तक कोई तथ्यात्मक अन्वेषण नहीं हुआ है, इसलिए हम इस पर कुछ नहीं कर सकते। तो बोले हमको इस पर चुप नहीं होना है, आगे बढ़ना है। तो इसलिए मेरी मदद करिए। आपके एरिया में कोई इस तरह का जो श्वास का रोगी हो या कोविड का इस तरह रोगी हो और वो तैयार हो गंगाजल साथ साथ में लेके अपना ट्रीटमेंट कराते हुए, तो हम यहाँ से जो बरसात के पहले का गंगाजल और वो ऊपर का पहाड़ों का गंगाजल, जो ये जो बांध बन गया टेरी वाला, टेरी बांध के अंदर जो आने के बाद गंगाजल के अंदर वो खूबियाँ नहीं रह गई, क्योंकि वहाँ बरसों तक वो पानी स्टोर होकर पड़ा रहता है। नीचे का पानी की क्या स्थिति है पता नहीं है, तो वो मिक्स हो जाता है और उसके बाद फिर आगे निकलता है। तो कहते हैं कि इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। तो लिहाजा टेरी के पहले का स्थानों का जो इकट्ठा किया हुआ वो हम गंगाजल भेज देंगे, और भेज करके उनको पूरी सप्लाई देने को बिना पैसा का हम देने को तैयार है। आपको इस तरह हो तो 1 या 2 या 3-4 पेशेंट का हमको जानकारी दीजिए कि हम व्यवस्था कर देंगे। इसमें हमारी मदद के पत्र मेरे पास आया पड़ा जेब में, तो इस तरह के अभी भी तैयार है। इस तरह काम यदि जिस दिन अपन लोग इसके गुणों को पहचान लिए और प्रोपोगंडा कर दिए पूरे वर्ल्ड में कि हमारे गंगाजल में ये खूबियाँ हैं और इसके अंदर ये फायदे होंगे, ये ट्रीटमेंट हो रहा है, आप लोगों को फुर्सत नहीं मिलेगी गंगाजल सप्लाई करने के लिए। प्लेन आके लग जाएंगे, लाइन लगेगी प्लेन की कि जल्दी से मेरे लोड करो, इसमें जल्दी कितना लोड कर सकते हो, जल्दी दो मेरे को, मेरे ये ट्रीटमेंट करना, इनका मेरे इतना लोगों का ट्रीटमेंट करना। आप पैसे से घर भर जाएगा, माला माल हो जाएंगे, और लोगों को इतना लोगों का काम मिलेगा कि आप लोग कहोगे मेरे पास आदमी नहीं है, कहाँ से लाऊं। ये स्थिति खोजने की जरूरत चीज है, उसका उपयोग कैसे किस तरह से। मोदी जी वो जो उन्होंने नरेंद्र मोदी ऐप खोल रखा है, किसी को कुछ मोदी ऐप से हमको भेजो, परंतु वो नरेंद्र मोदी ऐप को हर सूचना को खुद नहीं देख पाते। उसमें 50 आदमी बैठा रखे, उनके पास जाते हैं, वो उठा के डिपार्टमेंट को भेज देते हैं, मुश्किल हो रही है। तो इस तरह की चीजें हैं कुछ। अब स्वदेशी स्वावलंबन अभियान के विषय को लेकर के मऊ जनपद में एक टोली की घोषणा होनी है, और टोली की घोषणा के लिए मैं डॉक्टर सर्वेश पांडे जी को अभी आप लोगों ने एक सुंदर विषय सुना। अब इस स्वदेशी स्वावलंबन अभियान को चलाने के लिए अधिवार्तीय स्तर से लेकर के जिले स्तर तक एक समिति का गठन किया जाना है, और इस समिति की दृष्टि से ऋषि के अलावा जो अपने विचार परिवार के संगठन है उनसे भी कुछ सदस्य लिए गए हैं। इस कड़ी में मैं चाहूँगा कि आप सब लोग एक ही साथ आगे, मैं नाम बोल दे रहा हूँ। समन्वयक के रूप में श्री प्रदीप राव जी हैं, उनको समन्वयक के रूप में हम लोग अनुरोध करते हैं। सह समन्वयक श्री सुमित दुबे जी, और सदस्य के रूप में भारतीय किसान संघ से श्री शेषनाथ सिंह जी हैं, भारतीय जनता पार्टी से श्रीमती संगीता द्विवेदी जी हैं, विद्यार्थी परिषद से उनके
जिला मीडिया प्रभारी शुभम गुप्ता जी हैं और अपने की तरफ से जिला संयोजक पंकज तिवारी जी और नगर संयोजक रवीश जी, इस तरह से कुल 7 सदस्यों की यह समिति है। और मैं चाहूँगा कि आप ही दोनों लोग सबका माल्यार्पण कीजिए और एक संजय भैया को बुला लीजिए। कि क्यों बुला रहे हैं दोबारा माल्यार्पण हो रहा है। इधर ऐसे हो जाए, बंद कर दें। इधर आप सामने लाइट बंद कर आप यहाँ में आइए। हाँ, चलने दो। नहीं नहीं इधर आप बैठ जाओ। आप तो बैठ जाओ बहन जी, आप थोड़ा नहीं, पीछे दब रहे हैं। कोई बात नहीं, फोटो आइडेंटिटी हो जाएगा। फोटो साफ लोग निकल गया जयघोष भी नहीं लगाते। फोटो बोलिए भारत माता की जय, जय स्वदेशी, जय स्वदेशी। जब बाजार जाएंगे सामान स्वदेशी लाएंगे, जब बाजार जाएंगे स्वदेशी लाएंगे। दूध दही के देश में पेप्सी कोला नहीं चलेगा, दूध दही के देश में पेप्सी कोला नहीं चलेगा। दूध दही अब थाली में, पेप्सी कोला नाली में, दूध दही अब थाली में, पेप्सी कोला नाली में। एक धक्का और दो, चीन का मुंह तोड़ दो, एक धक्का और दो, चीन का मुंह तोड़ दो। चीन का जो यार है देश का गद्दार है, चीन का जो यार है देश का गद्दार है। अब एक ही नारा एक ही काम, जय स्वदेशी जय श्री राम, अब एक ही नारा एक ही काम, जय स्वदेशी जय श्री राम। अब एक नारा एक जय स्वदेशी जय श्री राम, माता जय स्वदेशी जय स्वदेशी। वंदे मातरम। नहीं, धन्यवाद कोई करेंगे या हो ही गया मान लीजिए। चलिए स्वदेशी ग्रुप के बारे में कुछ बता दीजिए। स्वदेशी ग्रुप के बारे में कुछ बता दीजिए। बताया जाएगा। क्या हुआ धन्यवाद इन्हीं के जिम्मे है ना। हाँ, धन्यवाद आपके तुम क्यों विचार बोलिए ना। नहीं पहले बोल अब हाँ, एक कार्यक्रम है, मैं ये कुछ मास्क आए हैं अपने कार्यकर्ताओं के लिए। आ जाइए, दे देना है एक। हाँ नहीं तो बताना तो है ना। श्री भरत कुमार खरड़ जी लघु उद्योग भारती के प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं, और जैसा कि मोदी जी ने कहा है कि अवसर में बदलना है इस महामारी के काल को, इन्होंने इसको अवसर में बदला है, लोगों को रोजगार भी दिया है और मास्क बनाने का काम इन्होंने शुरू किया है और वितरण करना इस मास्क का इन्होंने, ऐसा इनकी इच्छा है तो मास्क वितरण किया जाएगा। इसके बाद मैं कुछ लोगों को बोलता हूँ, तब तक आप जो है और धन्यवाद के लिए मैं नगर के अपने संयोजक रवीश तिवारी जी को आमंत्रित करना चाहता हूं कि आएं और इस कार्यक्रम में उपस्थिति के लिए सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता। मैं आप सभी को, जो हमारे इस परिवार के सदस्य हैं, कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, और विशेष तौर पे आप महानुभाव जो अगर रोजगार सृजक हैं तो अवश्य ही और सबसे व्यस्ततम लोगों में से एक है। आपने अपने व्यस्ततम समय में से और बहुत ही मतलब शॉर्ट नोटिस पे आपने अपना समय निकाला, इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत विशेष धन्यवाद देता हूं।
माधवी, आपको भी बहुत विशेष धन्यवाद देता हूँ कि आपने कोरोना के इस काल में एक उद्यम का एक और उद्यम को जन्म दिया और कहीं ना कहीं प्रेरणा की सबको वो उस मास्क मिले, इसकी भी आपने चिंता की। इसके लिए भी मैं आप का भी बहुत धन्यवाद देता हूँ। भाजपा से जो हमारी प्रतिनिधि संगीता द्विवेदी जी हैं, कि आपकी तबीयत बहुत खराब थी लेकिन उसके बावजूद भी आप आई, पहले की सूचना और मात्र 15 से 20 मिनट पहले की सूचना पे आप समय निकाल के आई। आपका विशेष धन्यवाद। आप सभी का, डॉक्टर प्रशांत है, वर्मा जी बैठे हुए हैं, पीछे शरद राय जी बैठे हुए हैं जो हमेशा हमारे कार्यक्रमों में बड़े पीछे से रह के महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तिवारी जी बैठे हुए हैं, पीछे संजय तिवारी भाई साहब बैठे हुए हैं, विशाल जी हैं हमारे बीच में, करंट बाबा के नाम से मशहूर जो अपने विचार परिवार की ताकत को कहीं ना कहीं गांव-गांव में, घर-घर में पहुंचाने का जो सपना है उसे साकार कर रहे हैं। इसलिए मैं आप सभी को अपनी तरफ से और अपने पूरे स्वदेशी विचार मंच इस परिवार की तरफ से सब हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटी सी सूचना थी कि एक व्हाट्सएप पे ग्रुप बना हुआ है, स्वदेशी ग्रुप एक बनाया है हमने। जितने भी लोग हैं जो घरों से कुछ न कुछ बना रहे हैं, उद्यम शुरू किया है, तो जो घर में जो कर रहे हैं लोकल स्तर पे, वो अपने सामान का उसमें जो है विस्तार से बता सकते हैं कि क्या है, कैसे बना है और क्या उसकी उपलब्धता है, क्या लागत है, कैसे बिकेगा, तो वो उस पर किया जा सकता है। अभी शुरुआत है, थोड़ा एक दो ही लोग अभी हुए हैं, लेकिन इसमें और लोग भी इसमें जुड़ सकते हैं। अपना नंबर अगर नोट करा देंगे तो ये हो सकता है। जी कार्यक्रम के समापन वंदे मातरम से होगा और वंदे मातरम के लिए मैं श्री विशाल पांडे जी को आमंत्रित करता हूँ कि आएँ और सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। वंदे